मर्द को भी दर्द होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ क्यों लिखा है, ये बैनर लेके ये पुरुष यहाँ क्यों खड़ा है। सर, ये बैनर हाथ में लेके आज आप जंतर मंतर पर क्यों आए हैं, और जाहिर है कि कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। तो क्या है वो मैसेज? मैं माफ़ करिएगा, कोई भी लड़की यहाँ पे चल रही है, मैं अगर उसे हल्का सा कंधे से धक्का दे दूँ तो 354 बन जाएगा। लेकिन एक लड़की अगर मुझे आके जानबूझ के मॉलेस्ट करने की कोशिश करे तो मैं कहाँ केस दर्ज कराने जाऊँ? मुझे बस इस बात का जवाब दे दो आप। नहीं होता केस दर्ज? होता है क्या? आप बताओ, होता है क्या? क्या पता, जाकर देखिए, क्या पता कर लें कि आपके साथ भी छेड़खानी हुई है। नहीं मैडम, नहीं होता। आईपीसी में सेक्शन ही नहीं है। आईपीसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी, और हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। आज दिन है 2 अक्टूबर का। आए दिन लोग अलग अलग मांगों के साथ धरना प्रदर्शन करने जंतर मंतर पर आते हैं। आज कुछ अनोखा दिखा, कुछ अलग दिखा इस भीड़ में, इन धरनों के प्रदर्शनों में। एक ऐसा प्रदर्शन था जहां महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के हक की मांग करती नजर आईं। जी हां, पुरुष के लिए आवाज उठाती नजर आईं। क्या है पूरा मामला, किस तरीके का है ये पूरा प्रोटेस्ट, उस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ खुद एक महिला यहाँ मौजूद हैं। पुरुष आयोग के गठन की मांग आप लोग करने के लिए यहाँ आए हैं। क्या है पूरा मामला, और मैम इस तरीके की आयोग की मांग क्यों है आप लोगों के द्वारा? सबसे पहले नाम। मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हम लोग मेंस कमीशन की डिमांड कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जितने भी आप परिवार देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन कानूनों से प्रताड़ित हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे कानून हैं, लेकिन उन कानूनों का एक धड़ल्ले से बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस दुरुपयोग की वजह से अपनी जान भी दे रहे हैं। आदमियों के सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे आदमी और ऐसे परिवार हैं जो झूठे 498 बलात्कार के मुकदमों से या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या फिर 125, मतलब कोर्ट में ही ज़िंदगी बीत जाती है उनकी। हाँ, बहुत ज़्यादा शोषित है। तो मेंस कमीशन एक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पुरुषों के जो मुद्दे हैं उसकी मांग करने के लिए या अपनी कंप्लेंट करने के लिए लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। पुलिस तो सुनवाई करती नहीं है, वो सिर्फ महिला की सुनवाई करने के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग आज जुड़े हैं कि भारत में जो है एक मेंस कमीशन भी बनना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये तो बोलता है कि इक्वालिटी सब लोगों को मिलनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर के बाबत। लेकिन वहीं पे एक आर्टिकल 15(3) है, उसके अंडर इतने सारे कानून, इतने सारे प्रावधान जो महिलाओं के लिए बनाए हैं, उनका बहुत सारी महिलाएं जो हैं दुरुपयोग कर रही हैं, गलत इस्तेमाल कर रही हैं। तो पुरुषों की सुनवाई के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। खुद एक महिला होकर पुरुषों के हक की मांग कर रहे हैं, कुछ बहुत अलग आज हमने भी देखा और यहाँ देखने को मिला हमें। किस तरह से आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि आपको इस तरीके के मुद्दे पर आवाज़ उठानी चाहिए? मैं 2012 से ये काम कर रही हूँ। 10 साल हो गए मुझे पुरुषों के हक की लड़ाई लड़ते हुए, या पुरुषों के बारे में, पुरुषों के साथ जो होता है वो समाज तक ले जाते हुए। मैंने ये काम करना शुरू इसलिए किया क्योंकि मेरे अपने परिवार में ऐसा हुआ था। शादी इसलिए टूटी थी कि जो महिला हैं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, लेकिन उन्होंने जो है फिर डाउरी के एलिगेशंस और डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगाए। तो मैं बहुत हैरान रह गई कि कैसे कोई इतना सफ़ेद झूठ बोल सकता है। बट जब रिसर्च करने लगी, मैं भी पहले एज अ जर्नलिस्ट ही काम करती थी, अभी भी एज अ जर्नलिस्ट काम करती हूँ मैं इंडिपेंडेंटली। तो मुझे बहुत सारे सोशल इश्यूज़ का पता था, लेकिन ये साइड कभी भी नहीं समझ में आई थी या दिखी थी। तो तब सोचा था कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी। मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई है, एक मार्टिर्स ऑफ मैरिज है, एक ये अभी इंडिया सन्स बनाई है। पहले वाली झूठे डाउरी के केसेस पे थी, ये झूठे रेप के केसेस के ऊपर है। तो तब सोचा था कि एक डॉक्यूमेंट्री बना के समाज में अवेयरनेस लेकर आऊँगी, लेकिन 10 साल हो गए इसी काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये काम। मगर आपको नहीं लगता कि महिलाएं कहीं ना कहीं ज़्यादा पिछड़ी हैं पुरुषों के कंपैरिजन में, इसीलिए उनको अधिकार देने की ज़रूरत पड़ी कि वो बराबरी की हिस्सेदारी कर सके? जी, बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज के समय भी महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, बहुत क्राइम है महिलाओं के खिलाफ, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि न्याय का अधिकार सबको होना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। अब ऐसे केसेस हम देखते हैं कि 20-20 साल, 15-15 साल जेल में झूठे आरोपों पे किसने बिताए, तो उनको जवाब कौन देगा? तो मतलब कहीं ना कहीं बात वही है कि बराबरी की होनी चाहिए और अधिकार किसी के भी उनका हनन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। मर्द को भी दर्द होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ क्यों लिखा है, ये बैनर लेके ये पुरुष यहाँ क्यों खड़ा है। सर, ये बैनर हाथ में लेके आज आप जंतर मंतर पर क्यों आए हैं, और जाहिर है कि कुछ
दिखाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, तो क्या है वो मैसेज? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी उम्र 62 साल की हो गई है, पर मेरी पत्नी मुझे तंग करती रहती है, ताने देती रहती है। मैं उसकी कमाई का खाता नहीं, पर फिर भी वो मुझे ताने देती रहती है। बच्चे कहते हैं तुम बूढ़े हो गए, तो ये सब कहना, अब बूढ़े तो हो गए या इंसान, बच्चों का कहना, वाइफ का कहना। पर सिर्फ ये तो पारिवारिक चीज़ है ना, ये तो हर घर की कहानी है कि आपस में तो थोड़ा ऊंच नीच चलती रहती है ना। तो और तो दर्द क्या है इस बुढ़ापे में? तो यही दर्द है कि आपको अगर इज्जत ना मिले तो वो दर्द। इज्जत ना मिले तो दर्द। मर्द को किस तरह का दर्द होता है, ये कैसे जाहिर करेगा मर्द? जाहिर कोई भी अगर बच्चा, निकटवर्ती पारिवारिक रिश्तेदार कोई ताना दे तो वो दर्द होता है। वो दर्द होता है। सर, आज आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस मुद्दे पर कर रहे हैं? मुद्दा, यहाँ का मुद्दा वैसा ही है, पर मेरी उम्र ज़्यादा हो गई इसलिए मेरा मुद्दा थोड़ा सा अलग हो गया। मुद्दा तो ये है कि यहाँ पे जो भी है झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं लड़कियों के द्वारा, वो आरोप। ठीक है, धन्यवाद सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम रजत जैन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे साथ भी 2019 से केसेस चल रहे हैं। महिलाओं को इतनी ताकत दी गई है कि उस ताकत का वो मिसयूज़ बिल्कुल खुलेआम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट उसको लीगल टेररिज्म की तरह रिकॉग्नाइज कर चुका है, लेकिन फिर भी हमारे देश की दुर्गति ये है कि इतने खराब कानूनों में भी संशोधन करने के लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई। 2019 में मुझ पे केस करे गए थे। मेरी पत्नी ने, पूर्व पत्नी ने मुझ पे आरोप लगाए थे कि मैं, मेरे पिताजी और मेरी माताजी उनको शामली जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे मारने गए थे, जान से मारने गए थे। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो हमने क्या बोलते हैं, पुलिस को सारे एविडेंसेस दिए थे कि मैं, मेरे पिताजी और मेरी माताजी तीनों दिल्ली में मौजूद थे। उस बात के एविडेंस ये थे कि मेरी माताजी एक फंक्शन में थी, उसकी फ़ोटोग्राफ्स दी थी, मैं ऑफिस में था, मैंने उसका डेटा दिया था। मेरे फादर क्या बोलते हैं काम से गए हुए थे, तो वहाँ पर हमारे पास गूगल की लोकेशंस थी जिस पर ये क्लियरली जस्टिफाई हो रहे थे कि हम लोग दिल्ली में हैं। लेकिन आईओ ने वो सारे एविडेंसेस जो हैं वो गायब कर दिए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो सारे एविडेंसेस गायब कर दिए। जब हमें इस बात की भनक हुई कि एविडेंसेस सारे गायब कर दिए गए हैं, तो हमने उच्च अधिकारियों के माध्यम से उन एविडेंसेस को बाय पोस्ट भेजा। तो आईओ इतनी स्मार्ट है वहाँ की, और क्या बोलते हैं इतनी मैनिपुलेटिव है कि उन्होंने उसको चार्जशीट का पार्ट बना लिया, लेकिन उसके ऊपर कोई एविडेंस, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। चार्जशीट फाइल करते हुए सिर्फ एक मोटिव ऑफ इंटेंशन को लेके कि मेरे और मेरी फैमिली का मोटिव और इंटेंशन था कि हम वहाँ जाके उसको जान से मार दें, 307 लगा दी गई, अटेम्प्ट टू मर्डर की घटना बना दिया गया उसको। उसके बाद क्या बोलते हैं, क्यों लगा है सर आपकी पत्नी ने इस तरीके के आरोप? कहीं ना कहीं किसी प्रताड़ना का सामना कर रही होंगी। मैडम इस बात का प्रमाण तो ना तो मैं दे सकता हूँ ना वो दे पाई हैं आज तक। हाँ, ये प्रमाण मैंने ज़रूर दे दिए हैं कि मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया था। जितनी भी घटनाओं का वो जिक्र कर रही हैं, उन सब के एविडेंसेस मैं दे चुका हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया। उनकी क्या बोलते हैं रिश्तेदारों की मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि एक बेकसूर व्यक्ति जो मेरे पिताजी हैं, उनको 36 दिन जेल में रखने के बावजूद भी इस लड़के को अकल नहीं आ रही है, तो क्या बोलते हैं ये अकल सीखेगा कैसे? अब इतने एविडेंसेस अगर मैं कानून के सामने रखता हूँ और कानून उसको दरकिनार करते हुए चार्जशीट फाइल करता है और मेरे पे आरोप बना देता है, तो मैडम हमारे देश के भविष्य का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा। मैं तो अपने आप को बदकिस्मत मानूंगा कि मैं भारत जैसे देश के अंदर पैदा हुआ। बदकिस्मत मानूंगा? बिल्कुल बदकिस्मत मानूंगा, सिर्फ कानून व्यवस्था की वजह से। जहाँ पे लोग आर्मी में अगर जो लोग होते हैं वो बॉर्डर पे मरते हैं तो वो अपनी शहादत देते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 लाख लोग, 1 लाख पुरुष हर साल सुसाइड कर लेता है, लेकिन गवर्नमेंट की कान में जू तक नहीं रेंगती। अब क्या कर सकते हैं बताइए? इसके अलावा सुन लीजिए आप, चलो ये घटनाएं तो थी 498, 307, 377, 504, 506, 323 जैसी धाराओं में हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। वो इतने में भी नहीं रुके। ये कहते हैं कि ये मुकदमे वापस करने के लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया, माताजी को जेल भिजवाने की धमकी दे दी, डर गए। कौन सा परिवार नहीं डरेगा? मजबूरी में सेटलमेंट करने के लिए बैठे कि जो फर्जी मुकदमों को वापस करने के लिए कुछ पैसे ले लो और हमारी जान छोड़ो। 50 लाख रुपए में सेटलमेंट होती है, 25 लाख रुपए वो हमसे बोलते हैं कि कैश ही लेंगे। हमने 5 लाख दिए पहले, उसके बाद 20 लाख और दिए। उन्होंने वो एग्रीमेंट का कागज जो है वो मेरे पिताजी के मुंह पे फाड़ के फेंक दिया और बोलते हैं तुम्हारे जितने अंदर दम है ना उतना कर लो, तुम्हारे पैसे मर गए। मेरा एक 4 साल का बेटा भी है, आज की तारीख में 5 साल का।
बेटा आपके साथ ही रहता है? नहीं जी, मेरे साथ नहीं है। वो उसी बेटे के दम पे क्या बोलते हैं एक्सटॉर्ट भी करती है और क्या बोलते हैं सारे फर्जी केस भी उसी के उस पे कह रही है कि क्या बोलते हैं अगर तुम ये केस लड़ोगे तो तुम्हारे बेटे को तुम्हें मिलने भी नहीं दूंगी। शुरुआत से थे ये हालात शादी में? शादी का 1 साल बहुत बढ़िया लगा, लेकिन जब परिवार का इंटरेक्शन बढ़ जाता है उनके उसमें, वो कहते हैं कि जी अपने पिताजी को छोड़ के अपना हिस्सा मांग के अलग हो जाओ, और जिस पे मैंने मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक लौता बेटा हूँ, मेरे पिताजी का कोई ख्याल करने वाला पीछे नहीं होगा। तो बस इसी बात को लेकर के कलेश शुरू हो गए। उसके बाद से वो डिवोर्स के एवज में पैसा मांगने लगे और 25 लाख रुपए एक्सटॉर्ट कर लिए। शौक नहीं मजबूरी है, अब पुरुष आयोग जरूरी है। हाँ जी। शौक नहीं है, मजबूरी है आप लोगों की पुरुष आयोग की मांग जी करना। हाँ। मैडम 4 साल पहले 2017 में या 2018 में तो मैं जानता भी नहीं था पुरुष आयोग होता क्या है। महिलाओं के ऊपर कोई भी अगर उत्पीड़न होता है तो सारी दुनिया जानती है, मोमबत्ती लेके चलती है, लेकिन पुरुषों के ऊपर कोई क्या बोलते हैं उत्पीड़न होता है या कोई उनके साथ संकट आता है तो कोई साथ नहीं खड़ा होता। मगर सर आपको नहीं लगता कि पुरुष समाज खुद जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के लिए? मैडम एक बात बताइए, आपने खुद कहा कि आपको 2017 से पहले नहीं पता था कि पुरुष आयोग जैसा कोई शब्द भी है ना? तो आपको तब पता चला जब आप खुद उस चीज की जरूरत आपने महसूस करी। बिल्कुल बिल्कुल। इसका दोषी मैं पुलिस को और जुडिशरी को ठहराऊंगा। क्यों? क्योंकि पुलिस हमेशा क्या बोलते हैं एक पुरुष को ही दबाती है। एक महिला अपनी झूठी कंप्लेंट लेके थाने में चली जाए और फटाफट 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 उसकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आईओ को पता होता है कि पैसा देगा लड़का, और लड़का अपना क्या बोलते हैं बचाव करने के लिए कुछ ना कुछ देके जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरुष के लिए तो कोई कानून ही नहीं है ना। अगर मैं माफ करिएगा, कोई भी लड़की यहाँ पे चल रही है, मैं अगर उसे हल्का सा कंधे से धक्का दे दूं तो 354 बन जाएगा। लेकिन एक लड़की अगर मुझे आके जानबूझ के मॉलेस्ट करने की कोशिश करे तो मैं कहाँ केस दर्ज कराने जाऊँ? मुझे बस इस बात का जवाब दे दो आप। नहीं होता केस दर्ज? होता है क्या? आप बताओ, होता है क्या? क्या पता, जाकर देखिए, क्या पता कर लें कि आपके साथ भी छेड़खानी हुई है। नहीं मैडम, नहीं होता। आईपीसी में सेक्शन ही नहीं है। आईपीसी में सेक्शन ही नहीं है 304। आप लोगों को शोषित करने से कोई दिक्कत नहीं, आप लोग शोषित हो सकते हैं। मैम ये तो आप हमारी आवाज़ अगर प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं तो प्रधानमंत्री को शायद कान में जू रेंग जाए, शायद उनको पता चल जाए कि क्या बोलते हैं हाँ भाई पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। सर किस तरीके की प्रताड़ना है ये जिससे आप इतना ज्यादा शोषित हैं और गुस्से से भरे पड़े? मैडम एक परिवार बर्बाद कर दिया जाता है, ये प्रताड़ना नहीं है। एक बाप को अपने बच्चे से 5 साल तक 10 साल तक मिलने नहीं दिया जाता, ये प्रताड़ना नहीं है। एक बाप अपनी जीवन की सारी गाड़ी कमाई एलिमनी मेंटेनेंस के नाम पे लुटा देता है, क्या ये प्रताड़ना नहीं है? झूठे और फर्जी केस लगा के किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना, ऐसे कोर्ट में घसीट के जहाँ पे उसको कभी न्याय नहीं मिल सकता, क्या ये प्रताड़ना नहीं है? अब अगर आपको इतनी भी प्रताड़ना नहीं दिखती तो क्षमा करिएगा, मेरा आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है मैडम। फिर तो प्रधानमंत्री जी भी नहीं सुनेंगे अगर आप ही नहीं मेरी बात सुनोगे तो। सर हम आपकी बात सुन रहे हैं, इसीलिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आपके जरिए ही। मैम एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। हाँ बस 2 लाइन में अपनी बात कर। हाँ 2 लाइन में ये बात कहना चाहता हूँ कि मैडम सिर्फ ये केसेस तक की प्रताड़ना नहीं रही थी। जब ये एक्सटॉर्शन हुआ, इस एक्सटॉर्शन की जानकारी हमने उच्च अधिकारियों तक, प्रधानमंत्री जी तक और क्या बोलते हैं ट्विटर हैंडल्स के थ्रू सारे आला अधिकारियों तक दी थी कि हमसे 25 लाख रुपए एक्सटॉर्ट कर ली गई हैं। लेकिन यूपी सरकार योगी जी को शायद ये बात आज तक पहुंची नहीं। मैं नहीं जानता कि क्या कारण है। ना तो किसी भी पुलिस वाले पे कार्रवाई हुई, ना इन लॉज के ऊपर कार्रवाई हुई। मजबूरी में जब उन्होंने सारे एविडेंसेस को दरकिनार कर दिया तो दिल्ली में मैंने सेक्शन 200 के अंदर मुकदमा फाइल किया, जहां उन्हीं एविडेंसेस के ऊपर 5 लोगों के खिलाफ उस कोर्ट ने वारंट किए और अभी पिछले हफ्ते सारे के सारे यहाँ पे हाजिरी लगा के अपना बेलेबल वारंट कैंसिल करा के गए हैं। सर आपने कहा कि यूपी में आपने जो है कंप्लेन की, उसके बाद ट्विटर पे भी आपने जगह जगह लिखा, टैग वैग किया था प्रधानमंत्री मैडम को? टैग किया था? आप क्या बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस मुझे बकायदा ट्विटर पे रिप्लाई करती है कि इनके खिलाफ दहेज प्रतिरंग के आरोप सही पाए गए हैं और एक्सटॉर्शन संबंधी कोई सबूत नहीं मिले हैं, और उन्हीं सबूतों के ऊपर दिल्ली की कोर्ट सम्मन करके वारंट कर देती है। अब आप मुझे बताओ कानूनों में भेदभाव है या नहीं है? मतलब बात वही है, जज्बात अलग है। वहाँ की सरकार ने सुनवाई नहीं की, लेकिन यहाँ की सरकार ने उसी चीज पे सुनवाई करी। मैम सरकार कह लीजिए, जुडिशरी कह लीजिए, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से सारे दंगाइयों को, गुंडों को, बदमाशों को भगा रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों से उन बदमाशों को सपोर्ट मिलता था उस चीज़ पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रेमिसेस एक बार जाके चेक कर लीजिए, जगह जगह थूक पीक पड़े हुए होते हैं। दिल्ली की कोर्ट जाके चली जाइए मैडम, कहीं पे आपको थूक पीक दिखाई नहीं देगी। इलाहाबाद की क्या बोलते हैं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था इतनी खराब है कि कोर्ट के अंदर पंखे तक नहीं चलते हैं। जज गर्मी में बैठ के ऑर्डर सुनाते हैं। आधे जज पढ़े लिखे नहीं है, उनको कानून की समझ नहीं है। सत्ताधारी सरकार तो दावे करती है कि हमारा प्रशासन सबसे बढ़िया, हमारा प्रशासन सबसे ज्यादा काम कर रहा है। दावों की शायद पोल खोल रहा हूँ। पोल खोल रहे हैं आप? खोल रहा हूँ, बिल्कुल खोल रहा हूँ मैडम। पोल सरकार तो सीना ठोक के दावा करती है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हम लगातार उत्तर प्रदेश में आएंगे। योगी सरकार ने ये बता दो ना, अदालतों के लिए क्या किया, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए क्या किया? जो उन्होंने दिया है ना आपको, मंदिर दिया है कि नहीं हम दिया? हाथ जोड़ते हैं उसी मंदिर में, प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुकदमों को जल्दी खत्म कर दिया जाए, लेकिन शायद भगवान तक भी हमारी आवाज नहीं जा रही वहाँ पे। सबसे पहले आपका नाम? जागृति।
जागृति जी, आज आप लोग क्यों आए हैं, क्या वजह है, हमारे दर्शकों को बताइए, उस मुद्दे से रूबरू कराइए, प्रकाश डालिए उस मुद्दे पे। मैं तो सिर्फ इसलिए आई हूँ जिससे कि ये कह सकूँ कि जेंडर न्यूट्रल लॉज इस वक्त ज़रूरत है कि देश में आने ही चाहिए। पुरुषों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पर वो अपनी पीड़ा रख सकें, क्योंकि महिलाओं के पास 50 से ज़्यादा कानून है और ये भी सच है कि महिलाओं को शोषित किया जाता रहा है। पर ये भी सच है कि जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हुई तो देश में वो पुरुष ही थे जो उनके साथ खड़े रहे, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो या आज के समय में अगर आप देखेंगे कि महिला के साथ कुछ गलत होता है, अगर वो पुरुष करता है तो और पुरुष होते हैं जो महिला के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब पुरुष के साथ कोई पीड़ा होती है तो उसका साथ देने के लिए पुरुष भी नहीं होते, क्योंकि महिला ने उस पर आरोप लगाया है तो उसके लिए पुरुष भी साथ नहीं देते। महिलाओं के साथ तो महिलाएं भी खड़ी हैं और पुरुष भी खड़े हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उन घटनाओं को प्रकाशित भी नहीं किया जाता, इतना लाइमलाइट में भी वो घटनाएं नहीं आती हैं। नहीं आती। आप देख लीजिए, अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में 11 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ, जो कि निर्भया केस से बिल्कुल कम नहीं है। 4 लोगों ने उसका एक गैंग रेप किया और उसके बाद लाठियों से पीटा और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड भी डाली। आज बच्चा वेंटिलेटर पर है, पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी न्यूज़ चैनल ने उस पर एक प्राइम डिबेट की हो या किसी भी तरह की कोई डिबेट की हो। वो सिर्फ छोटे छोटे आर्टिकल्स में एक न्यूज़ की तरह बस छप गई और इससे ज़्यादा उस पर कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा देखा गया तो इंस्टाग्राम के पेजेस पे उस न्यूज़ को देख। बस वो भी उन लोगों को जिनसे उसको थोड़ी संवेदना है या ठीक है ये भी न्यूज़ आ गई है इसको भी दिखा दूँ। एक इस तरह से नहीं कि जैसे निर्भया के वक्त में सारा देश एकजुट हो गया था, क्योंकि वो ज़रूरत थी कि जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ था। मुझे लगता है इस बच्चे के साथ भी जो हुआ है वो बिल्कुल कम नहीं है। और इसमें भी अगर हम जेंडर देखेंगे कि अगर ये लड़की होती तो अभी सारे देश में कैंडल मार्च हो रहे होते या धरने हो रहे होते, लेकिन क्योंकि वो बच्चा जो है वो लड़का है तो हम सिर्फ उसका भी जेंडर, बच्चों का भी जेंडर देखते हैं हम कि, तो ये तो गलत है। लेकिन मैम आपने कहा कि एक लड़की होती, इस चीज़ से भी तो डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे देश में जो शोषित वर्ग है वो महिला बहुत ज़्यादा है, महिलाओं को बहुत शोषित किया जाता है। आए दिन हर महीने में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन रेप के केसेस आते हैं सामने, कभी हत्याकांड के केसेस आते हैं सामने। जी बिल्कुल सच है कि महिलाएं शोषित हैं और इससे बिल्कुल मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर पुरुषों का रेशियो कम है तो क्या उन्हें सुना जाना नहीं चाहिए? बिल्कुल सुना जाना। हमारे घर में 3 महिलाएं प्रताड़ित हैं और उसी बीच में अगर हमारे भाई के साथ कोई महिला गलत झूठा आरोप लगा दे या हमारे परिवार के किसी व्यक्ति के साथ जिसे हमने बचपन से देखा हो कि वो कितना केयरिंग रहा हो, कितना सबका ख्याल रखा हो, और फिर अचानक से हम देखें कि उस पर डीवी डाउरी जैसे केसेस डाल दिए जाए, तो सिर्फ हमें ये कहते हुए इसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि महिलाओं के साथ ज़्यादा अत्याचार होता है। हाँ, कैसे होगा सुधार? जेंडर न्यूट्रल लॉज से। जेंडर न्यूट्रल लॉ से अभी जितने भी लॉज हैं वो सारे विमेन सेंट्रिक लॉज हैं। मतलब देर आर मोर देन 50 लॉज फॉर विमेन, बट देयर इज नॉट अ सिंगल लॉ फॉर अ मैन। और कोई कमीशन भी नहीं है, लाइक विमेन कमीशन है, बहुत तरह के कमीशन हैं देश में, बट कोई मेंस कमीशन नहीं है जहाँ पे पुरुष जाके ये कह सके कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है। अगर एक पुरुष ये कहता है ना कि मेरी बीवी मेरे साथ घरेलू हिंसा करती है, लोग हंसते हैं कि हाउ इज इट्स पॉसिबल। पर एक बात बताइए, मानसिक प्रताड़ना के लिए आपका बहुत ताकतवर होना ज़रूरी है क्या? हाँ। बात वही है कि प्रताड़ना चाहे औरत के साथ हो या मर्द के साथ हो, जो लॉ है, जो संविधान है, वो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। कानून दोनों के लिए बराबरी वाला होना चाहिए। नहीं है, अभी बराबर नहीं है। महिलाओं के साथ जिस तरीके से पहले इन्वेडर्स आए, उसके बाद अंग्रेज़ आए और जिस तरह की चीज़ें हमारे देश में कुप्रथाएं शुरू हुई, चाहे वो दहेज की चीज़ हो। पहले ना महिलाओं का एक वो होता था स्त्री धन, कि जब बेटी जाती थी तो उसे स्त्री धन दिया जाता था। उसका मतलब होता था कि ये बेटी का जो हिस्सा है वो पिता दे रहा है। लेकिन बाद में जब अंग्रेज लूटने लगे सब चीज़ें, तो इसको दहेज वाला चीज़ दे दिया कि आप बेटी दे रहे हो तो इतना पैसा देना पड़ेगा, और धीरे 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 वो रिवाज बन गया। पहले इच्छा थी, बाद में मजबूरी बन गई। मजबूरी बन गई। जिनके पास नहीं है वो भी कैसे भी करके दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस बात से भी आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि देश में ऐसे ज़्यादातर, मतलब आज के तारीख में ज़्यादातर जो डाउरी केसेस लगाए जाते हैं वो ज़्यादातर फेक होते हैं। वो ज़्यादातर फेक होते हैं। जैसे ही अनबन हुई, सबसे पहले एक 100 नंबर डायल करो, उसके बाद डीवी डालो, डाउरी डालो, और अनगिनत केसेस हैं।
तो मिसयूज बहुत हो रहा है। अपने हक का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है कुछ महिलाओं द्वारा, हर कोई नहीं। और कहीं ना कहीं यही एक वजह है जो वाकई शोषित होती हैं, उनकी आवाज़ कई बार दब के रह जाती है। मैं तो ये भी मानूंगी कि ज़्यादातर महिलाएं जो सच में पीड़ित होती हैं वो तो अब भी ये चाहती है कि उनका घर कैसे भी बच जाए। वो अभी भी पुलिस के पास नहीं जाती है, वो कोर्ट के चक्कर भी नहीं काटती। एक ही सवाल लेंगे, आपने कहा कि पुरुष के हक की मांग की जाएगी, लगता है कि पुरुष खुद भी इतना जागरूक है? क्योंकि ज़्यादातर जब ऐसे केसेस, आपने कहा कि जब किसी पुरुष के साथ ही होता है तो लोग सामने से हंस देते हैं, पुरुष भी हिचकिचाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले पुरुष समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है खुद अपने लिए हक के मांग करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम हमेशा सुनते आए कि पुरुष जो है वो रोता नहीं है ना, लेकिन हरिशंकर परसाई जी ने ये भी कहा है कि पुरुष जब रोता है ना तो वो पत्थर में भी दरार कर देता है। तो अगर आप जिस तरीके से पुरुष महिलाओं के लिए खड़े रहे हैं, वैसे मुझे लगता है कि पुरुषों के साथ, पुरुषों से ज़्यादा अगर महिलाएं खड़ी रहेंगी तो उनको भी उसी तरीके का मनोबल बढ़ेगा जैसे कि महिलाओं को बढ़ा है जब पुरुष साथ खड़े हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात वही है, मर्द को भी दर्द होता है। फिलहाल के लिए इस अनोखी रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए द जनता लाइव।